Hi friends, welcome on Europedia and ECP and this video is related to movement of inertia. जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक टॉपिक है आपका ITI सिलेबस का। ITI सिलेबस जो आप ITI प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक को ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आप जो टर्म से लिख सकते हो जिस टर्म में वो है आई। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई करके लिखते हो और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरह का होता है, एक एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और एक आपके पास मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एरिया एंड मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन दोनों का यूनिट्स एंड एप्लीकेशंस क्या होती है वो बता दूं। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम a इंटू आर स्क्वेयर और ये सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया होता है, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, और ये आपका एम आर स्क्वेयर होता है, ये सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास होता है, सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास। अब इसका क्या मतलब है, सेकंड मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट। देखो जब भी मूवमेंट ऑफ लिखते हैं ना किसी चीज़ को तो उसको आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे याद करो टॉर्क कैसे निकाला था, टॉर्क इज मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पर्टिकुलर एक्सिस। तो मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पर्टिकुलर एक्सिस इज अ टॉर्क एंड फोर्स इनटू डिस्टेंस इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। थर्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया इज एरिया इनटू डिस्टेंस। सेकंड मूवमेंट ऑफ मास इज मास इनटू डिस्टेंस। अब इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर रेज टू पावर 4 या L4 इसका डायमेंशन हो गया। कई बार पूछ लेता है कि इसका जो है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का इसका यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर या ML2 इसका यूनिट एंड डायमेंशन है, ये भी समझ आ गया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली आप इसका अगर एप्लीकेशन देखोगे एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये टू डायमेंशनल या प्लेन्स जिसको बोलते हैं या ज्योमेट्रीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो जब भी आपने इन पर्टिकुलर एंटिटीज के लिए निकालना है जो टू डायमेंशनल एंटिटीज हैं, थ्री डायमेंशनल नहीं है ये, टू डायमेंशनल है, तो इनके लिए आप एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। और थ्री डायमेंशनल बॉडीज के लिए जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया या रॉड हो गया, इनके लिए जो आप लगाते हो थ्री डायमेंशनल बॉडीज हैं, तो ये 3D आपका हो गया। तो 3D बॉडीज के लिए आप जो है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है क्या, बेसिकली एनालॉजी अगर ड्रॉ करनी है हमें तो हमें एनालॉजी ड्रॉ करनी है इसकी मास, एनालॉजी ड्रॉ करनी है हमने इसकी मास के साथ। ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ द एनालॉजी पार्ट आल्सो, मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों के बीच में एनालॉजी होता है। एनालॉजी मींस कंपैरिजन, मतलब दोनों एक ही तरह की आपकी जो टर्म्स हैं। जैसे मास है वो मेजर करता है इनर्शिया को, मेजर्स इनर्शिया ऑफ मूविंग बॉडीज। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम बोलते हैं बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो मास वो वाला इनर्शिया मेजर करता है जो मूविंग बॉडीज का इनर्शिया होता है, उसको बेसिकली हम बोलते हैं मास इनर्शिया मेजर कर रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडीज, मेजर्स इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडीज। कोई भी रोटेटिंग बॉडी अगर वो उसके अंदर जो इनर्शिया है उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करता है। अगर कोई ऐसी बॉडी जिसका मास ज्यादा है और अगर वो मूव कर रहा है तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, या अगर वो रेस्ट है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है बाय वर्च्यू ऑफ मास। वैसे अगर कोई बॉडी है जो रोटेट करती है, ये रोटेट कर सकती है,
उसको अगर वो रेस्ट पे है तो उसको रोटेट करने के लिए तुम्हें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, या उसको रोकने के लिए तुम्हें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में एनालॉजी है। जो रोल मास प्ले करता है लीनियर मोशन के लिए, मूविंग बॉडीज के लिए, वो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है आपका रोटेटिंग बॉडीज के लिए। और इसका रिलेशन हमने पहले बता दिया, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और एक और हम इसका एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज mk², रेडियस ऑफ जाइरेशन आल्सो। इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में ये रिलेशन होता है। अगर आपसे कोई वैसे पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती क्या चीज है, तो बोलना ये इनर्शिया मेजर करता है, किसका? रोटेटिंग बॉडी का। और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो उसको मूव करवाने के लिए तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी, टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर वो बॉडी मूविंग है तो उसको रोकने के लिए तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी, टॉर्क लगानी पड़ेगी, उसको उसका इनर्शिया बोलते हैं। तो ये बेसिकली मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर करता है। दोनों इनर्शिया को मेजर करने के कंपोनेंट है। बस डिफरेंस ये है, एक लीनियर मोशन के लिए, एक रोटेशनल मोशन के लिए। अब कुछ पॉइंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास पेयर में और ये प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी एंड हैज यूनिक वैल्यू। किसी भी बॉडी का एक ही तो मास होता है, अलग अलग मास थोड़ी होते हैं, लेकिन बॉडी कैन हैव मल्टीपल movement of inertia depending upon axis of rotation, depending on axis of rotation। जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करना है उसके कई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। जैसे पेन है, ये पेन ऐसे भी रोटेट कर सकता है एट इट्स सेंटर, समथिंग लाइक दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे ऐसे भी रोटेट कर सकता है सेंटर के अबाउट, ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है एक एज के अबाउट, ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है अपनी एक्सिस के अबाउट। सो किसी भी बॉडी को रोटेट करने के कई तरीके हैं। किस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंगली निकाला जा सकता है। अब आज का जो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ज्योमेट्रीज के। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये प्लेन बॉडीज को एनालिसिस करने के लिए होता है। प्लेन या ज्योमेट्रिक सेक्शंस, प्लेनर सेक्शन या ज्योमेट्रिक सेक्शंस के अबाउट, ज्योमेट्रिक सेक्शंस के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल। मैं आपको 3 सेक्शंस, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, उसके लिए कहूंगा। तो रेक्टेंगल में लेट मी गिव यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइड क्या होता है आपको पता है। सेंट्रोइड किसी भी रेक्टेंगल का कैसे निकाला जा सकता है? अगर आप उसके दोनों डायगोनल्स को मिला दो तो जहां पे दोनों डायगोनल्स मिलते हैं वो उसका सेंट्रोइड होता है। तो अगर इसकी डायमेंशन b है, इसकी डायमेंशन d है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का होगा bd³/12। ये याद करना है, सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के ऊपर अलग से वीडियो है, उसको भी देखना आप। तो सेंटर ऑफ मास 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए होता है जहां सारा मास कंसंट्रेट है। सेंट्रोइड 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए होता है जहां सारा एरिया कंसंट्रेट है। अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कहां कंसंट्रेट और निकालूं तो सेंट्रोइड पॉइंट होगा, वो इसके डायगोनल्स को मिलाकर निकल जाता है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो ये है पैरेलल टू बेस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया bd³/12 होता है। और अगर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये भी सेंट्रोइडल एक्सिस है, अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो db³/12 आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, इस रेक्टेंगल के हमने x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट सेंट्रोइड से निकलने वाली, सेम प्लेन से निकलने वाली जो आपकी एक्सिस है, ये 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। और डायमेंशन देख लो, यूनिट देख लो, मीटर⁴। अगर इस एक्सिस के अबाउट है तो bd³, अगर इसके है तो db³/12। और ये एक्सिस जो है आपकी वो आपके सेम प्लेन से निकल रही हैं, और सेम प्लेन से निकल रही है तो बेसिकली आपकी वो सेंट्रोइडल प्लेन आपका है जहां से आप इसको निकालते हो। अब हमारा हॉलो सेक्शन भी होता है। हॉलो 2 तरह के सेक्शन होते हैं, हॉलो सिमेट्रिक सेक्शन। अगर मैं आपको एक सेक्शन दूं जो हॉलो है और सिमेट्रिक है, एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको एक रेक्टेंगल दे दिया और
उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल है और वो सिमेट्रिक है, मतलब दोनों का सेंट्रोइड सेम है, हॉलो सेक्शन का और जो पूरा सेक्शन है, ये अंदर हॉलो सेक्शन है वो भी रेक्टेंगल है, जिसका डायमेंशन लेने से स्मॉल b स्मॉल d है और बड़े का है कैपिटल B कैपिटल D। लेट अस से डायमेंशन जो इनकी कैपिटल D कैपिटल B बड़े का और छोटे का स्मॉल b स्मॉल d। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के वो आ जाएगा तुम्हारे पास कैपिटल B d क्यूब बाई 12 माइनस B d क्यूब बाई 12। तो कैपिटल B d क्यूब बाई 12 माइनस स्मॉल b d क्यूब बाई 12, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो जो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है अगर वो सिमेट्रिक है, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मींस सेंट्रोइड पॉइंट अगर दोनों का सेम है, दोनों का सेंट्रोइड पॉइंट अगर सेम है, तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक है तो ऐसे नहीं निकलता। अगर अनसिमेट्रिक मैं आपको दे दूं तो ऐसे नहीं निकलता। दैट मींस अगर मैं आपको एक बड़ा रेक्टेंगल दे दूं और उसके अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल दे दूं तो इस तरीके से नहीं निकलता। तो ऐसे नहीं निकलता। लेट अस से दिस इज B, दिस इज D, दिस इज B, दिस इज D। तो आपका इस तरीके से नहीं निकलता। फिर आपको उसका सेंट्रोइड निकालना पड़ता है, दोनों का सेंट्रोइड अलग है। तो आपको पहले इस पूरी बॉडी का हॉलो सेक्शन का सेंट्रोइड निकालना पड़ता है, फिर दोनों का बड़ी ट्रायंगल का और छोटे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे सेंट्रोइड पे निकालना पड़ता है, फिर सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अगर एक ही रेक्टेंगल है आपके पास तो BD क्यूब बाई 12 हॉलो है तो ऐसे निकाला जा सकता है, इसके निकालने के लिए सेंट्रोइड निकालना पड़ता है। और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल अबाउट इट्स बेस, अबाउट दिस, अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस वी कैन कैलकुलेट, लेकिन उसके लिए हम पैरेलल और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसको पहले करेंगे, फिर हम उसको निकालेंगे। तो रेक्टेंगल के लिए ये। अब मैं आपको देता हूं सर्कल। अगर सर्कल है, सर्कुलर सेक्शन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर, which is centroid also in the same plane, will be pi d raised to power 4 by 64। ये भी pi d raised to power 4 by 64। अब d is equal to double the radius, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ pi r raised to power 4 by right, तो pi r raised to 4 by 4 ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटरल एक्सिस। सर्कल में तो कई डायमीटर होते हैं, एनी डायमीटरल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड, और सेंटर डायमीटर तो सेंटर से निकलता है, और इन द सेम प्लेन एज सर्कल। अब अगर हॉलो सेक्शन है तो कैसे निकालोगे? तो सर अगर मैं आपको एक सर्कल दे दूं जिसका बाहर का डायमीटर तो कैपिटल D है, अंदर का डायमीटर स्मॉल d है, तो कैसे निकलेगा? अगर मेरे पास हॉलो सेक्शन है, अब ये आ जाएगा हॉलो सिमेट्रिक सर्कल। हॉलो सिमेट्रिक अगर सर्कल दे दूं तो कैसे निकलेगा? पाई d रेज़ टू 4 by 64 माइनस पाई d रेज़ टू 4 by 64। लेकिन अगर मैं आपको हॉलो ना दूं, ऐसा कोई दे दूं, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, तो कांट बी कैलकुलेटेड। अगर अनसिमेट्रिक है, अगर अनसिमेट्रिक है तो पहले आपको सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, फिर आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका सर्कल का फॉर्मूला। तो हम कर के रहे हैं, हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं कुछ प्रेडिक्टेड शेप्स के लिए, जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, उनके लिए हम निकाल रहे हैं। और हमने कुछ प्रेडिक्टेड शेप्स जो देखी उसमें हमने रेक्टेंगल देखा, उसमें अब हमने सर्कल देखा, हॉलो एंड दोनों। अब हम ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल के लिए कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल में हमें दो चीज रिक्वायर्ड है। एक, लेट अस से ट्रायंगल का सेंट्रोइड पॉइंट ये है। अब ये बेस है ट्रायंगल का, और ये जो है ये हाइट है ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो जिसका बेस और हाइट अगर मैं आपको दे दूं, फिर उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस जो आपको दिख रही है, तो BH3/36। ऐसे आप ट्रायंगुलर सेक्शन का निकाल सकते हैं अबाउट सेंट्रोइड, और इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है G पॉइंट, उसके अबाउट हम इस तरीके से उसका निकाल सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले रेक्टेंगल के, सर्कल के
और ट्रायंगल के आप याद रखना, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से आपका क्वेश्चन आता है। अब दो थ्योरम्स पहले मैं आपको करवाऊंगा, जो आपकी थ्योरम्स है फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो थ्योरम्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दो थ्योरम्स हैं जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज करते हो, और इन दोनों थ्योरम्स का पर्पस क्या है? टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस other than सेंट्रोइडल एक्सिस। अगर मेरे पास सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे हमने फॉर्मूला में देखा, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी अदर एक्सिस अदर देन सेंट्रोइडल एक्सिस, तो ये दो थ्योरम्स यूज करते हैं। अब इन दोनों थ्योरम्स में क्या है, अब मैं इन दोनों थ्योरम्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन वी विल अंडरस्टैंड समथिंग मोर। तो पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? ये थ्योरम ये बोलती है, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। लेट अस से एक बॉडी है जो एक्स वाई प्लेन में है, बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इसको समझो जरा क्या है, और तीनों एक्सिस सेम कंकरेंट पॉइंट से निकलती हैं। दिस इज द कंकरेंट पॉइंट। कंकरेंट पॉइंट मींस तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से निकलती हैं, और एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों जो एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और वो तीनों एक ही पॉइंट से निकलते हैं। अब समझो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। इफ आई नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी और अ प्लेन about any two axes which are perpendicular to each other, x and y are perpendicular to each other. If I know moment of inertia of a body about any two axes which are perpendicular to each other and which are in the plane of the same body, मतलब plane of the section, जो सेक्शन हमें दे रखा है वो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, और एक्स और वाई एक्सिस क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और वो उसी प्लेन में जिसमें सेक्शन भी पड़ा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about third axis z which is perpendicular to x and y axis, other two axes is और इस axis के z perpendicular है and passing through the same point will be calculated like this। अब इसको बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले कर लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, और ये बहुत इसका एप्लीकेशन देखेंगे, आपको पता रहेगा कि परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कैसे करते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है वो ध्यान से देखना भी। मैं आपको कोई एक बॉडी दे दूं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट दे दूं, लेट अस से दिस इज IG, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी मैं मेजर करना चाहता हूं अनदर एक्सिस के अबाउट, लेट अस से IX x, तो मैंने आपको एक्सिस दे दी XX, लेट अस से दिस इज एट डिस्टेंस y फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस एंड एरिया ऑफ द section is A. The moment of inertia of the plane which is given to us about any axis xx will be equal to moment of inertia of the same plane about centroidal axis which is parallel to this axis plus area into perpendicular distance square between the two axes. What is y? Y is the perpendicular or the shortest distance between these two axes. I want to find out moment of inertia, मैं moment of inertia निकालना चाहता हूँ इस प्लेन का, इस एक्सिस के अबाउट IXX निकालना चाहता हूँ।
मेरे पास इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है किस प्लेन के, किस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। निकालना मैं इसके अबाउट चाहता हूं, तो फॉर्मूला क्या है, Ixx is equal to Ig centroid axis into area of this particular plane into y square. Y is the shortest distance. Now एप्लीकेशन क्या है, मैं आपको रेक्टेंगल का एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया, मेरे को इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता है, आई नो अबाउट दिस बी डी क्यू बाई 12। मेरे को एक्स एक्स और वाई वाई के बारे में बताओ कितना होगा। ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस डी है। थ्योरम्स यूज करो और बताओ कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का मेरे को सेंट्रोइडल एक्सिस पता है बी डी क्यू बाई 12। मेरे को एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा। तो आई एक्स एक्स कितना होगा बताओ। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई जी जो दे रखा है, and can you tell me how much is this distance now? d by 2। और एरिया कितना है रेक्टेंगल का, एरिया कितना है रेक्टेंगल का, एरिया इज b into d। तो कितना आ जाएगा b d cube by 12 प्लस b d cube by 4, b d square by 4। तो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद दिस एक्सिस इज दिस and moment of inertia about x axis will be this plus area of rectangle into this distance के d by 2। ये कितना आ जाएगा, 12 करेंगे 3 तो b d cube by 12, b d cube by 3। अगर मेरे को i y y निकालना है तो कैसे आएगा, i y y निकालना है तो पहले तो मेरे को ये सेंट्रोइडल एक्सिस लेना पड़ेगी। बताओ जरा इसके अबाउट कितना होता है, d b क्यूब बाई 12, ये तो हमने किया। आई जी कितना है, डी बी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इनटू ये डिस्टेंस कितना है b बाई 2, दिस इज b बाई 2। तो कितना आ जाएगा डी बी क्यूब बाई 12। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल अबाउट दिस एक्सिस। ये क्यों नहीं हमने, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अगर तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो तुम्हें ये वाली सेंट्रोइडल एक्सिस लेनी पड़ती है जो पैरेलल में हो, प्लस एरिया कितना है बी डी इंटू बी क्यूब बी स्क्वायर बाई 4। कितना आ जाएगा बी डी क्यूब बाई डी बी क्यूब बाई 12 इंटू डी बी क्यूब बाई 4, तो ये आ जाएगा डी बी क्यूब बाई 3। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं। अगर मैं तुम्हें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोलूं, एक टर्म होती है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको भी याद कर लेना। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सेंट्रोइड कहां है इस रेक्टेंगल का, ये है। तो अगर मेरे को इसके परपेंडिकुलर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अब ये तो बोर्ड है, इसके परपेंडिकुलर कैसे खींचूंगा, ये जो पेन मैंने बना रखा है परपेंडिकुलर टू इस रेक्टेंगल, ये बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस है जो इस प्लेन के है, जो इसके सेंट्रोइड से जा रही है। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, इसको बोलते हैं आप बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होता है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहला एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। अगर मेरे को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पता है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, जेड एक्सिस के बारे में मैं निकाल सकता हूं। आई एक्स मेरे को पता है, आई वाई मेरे को पता है, तो आई जेड भी निकल जाएगा। आई एक्स क्या है, जो ये है, ये वाला मेरे को पता है। आई वाई क्या है, ये मेरे को पता है। आई एक्स और आई वाई मेरे को पता है। लेट्स से ये आई एक्स, लेट्स से ये आई वाई। तो जो थर्ड एक्सिस है जो आई एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो कैसे निकालना है, दैट इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12 प्लस डी बी क्यूब बाई 12। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास, और मैं फिर क्या कर देता हूं, बी डी बाई 12 को कॉमन ले लो, तो
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट डायगोनल स्क्वायर। तो बी डी बाई 12 इंटू दिस, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जो हमने इस प्लेन का निकाला, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस बोर्ड का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो मैंने, तो इसके सेंट्रोइड पे जाऊंगा और एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा और वो मेरे को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका दे देगा। दिस इज हाउ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड। सो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल का मैंने एक आपको फार्मूला बताया, ट्रायंगल का मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल सेंट्रोइडल एक्सिस ये जी, और मैंने बोला सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट है बी एच क्यू बाई 36। बताओ इसके अबाउट कितना होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा? अगर ये b है और ये हाइट है h, बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितना है? आप जानते हैं h/3 होता है। तो ixx इज इक्वल टू ig प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनटू h/3। ig कितना है? bh³ 36 प्लस एरिया कितना है? हाफ ऑफ b इंटू h इंटू h²/9। तो कितना हो जाएगा? bh³ 36 प्लस bh³/18। जस्ट चेक करो कितना है। सो bh³ को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 36, अगर bh³ 36 मेरा एलसीएम आ गया तो 1 प्लस 2 3/36, तो आ जाएगा ये 3 1 प्लस bh³/12। तो ixx जो आ जाएगा bh³/12 आ जाएगा। अगेन इसमें मैंने क्या यूज किया? मैंने इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया। तो अगर ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अबाउट बेस, तो ऐसे निकलता है। अब एक आपका सर्कल का निकालते हैं, सर्कल का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सर्कल का मेरे को अगर इन दोनों एक्सिस के अबाउट पता है कितना है, दिस इज पाई d raised to power 4/64, पाई d raised to power 4/64। ये दोनों एक्सिस के अबाउट मेरे को पता है, और मेरे को निकालना है z एक्सिस के अबाउट। ix मेरे को पता है, iy मेरे को पता है, ये दोनों प्लेनर एक्सिस हैं। iz पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल एंड पासिंग थ्रू सेंटर। इसके सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा इसका? पाई d raised to 4/64 प्लस पाई d raised to 4/64, तो मेरे पास आ जाएगा ये पाई d raised to power 4/32। और अगर मैं रेडियस के टर्म में निकालूं तो पाई r raised to 4/2। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन कई बार एग्जैक्टली वो पूछ लेता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा सर्कल का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, ऐसा पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा लेक्चर जो मेरा है इसको गो थ्रू करो। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एनालॉजी क्या है, हॉलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सर्कल का कैसे निकालते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसके बीच में एनालॉजी था। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो टॉपिक है उसको सेंट्रॉइड के साथ भी इसको इकट्ठे करके पढ़ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सेंट्रॉइड के साथ मिले होते हैं, तभी आपसे क्वेश्चन निकलते हैं जब आपने सेंट्रॉइड भी किया होता है।